लोक प्रशासन द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का शीर्षक है वित्त आयोग। देखिए, हम वित्त आयोग पढ़ने से पहले हमें भारतीय संघवाद के बारे में थोड़ा विस्तार से समझना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं वित्त आयोग की जो एक पृष्ठभूमि है कि ये केंद्र और राज्य के संबंधों में, खासकर वित्तीय मामलों में किस प्रकार से सहयोग प्रदान करता है इस सहकारी संघवाद को बनाए रखने में, तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें सर्वप्रथम भारतीय संघवाद को थोड़ा सा विस्तार में समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम इस सहकारी संघवाद, जो भारतीय शासन व्यवस्था की या संविधान की विशेषता है, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में जानेंगे और उसके पश्चात वित्त आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, भारतीय संविधान अपने स्वरूप में संघीय है। समस्त जो शक्तियां हैं, जैसे विधायी, कार्यपालक एवं वित्तीय, केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। यद्यपि न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है, यानी जो न्यायिक शक्तियां हैं वो एकल न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ही स्थापित की गई है और यह जो न्यायिक व्यवस्था है केंद्रीय कानूनों की तरह राज्य कानूनों को भी लागू करती है। तथापि संघीय तंत्र के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य, यानी केंद्र राज्यों के मध्य अधिकतम सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। केंद्र एवं राज्यों के बीच अनेक क्षेत्रों में हम तनाव देखते हैं और यह संघात्मक शासन के लिए गंभीर चुनौती है। केंद्र और राज्य दोनों संविधान से शक्तियाँ ग्रहण करते हैं। ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र हैं, फिर भी शक्तियों के प्रयोग के दौरान कुछ तनाव उभर कर आते हैं और जिनका समाधान भी जरूरी है। तो देखिए, मूल रूप से केंद्र राज्य संबंधों को हम 3 क्षेत्रों में देख सकते हैं। तो प्रशासनिक क्षेत्र में, विधायी क्षेत्र में और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वह है वित्तीय क्षेत्र में। तो हम वित्तीय क्षेत्र पर अभी फोकस करेंगे, क्योंकि वित्त आयोग जो है केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए ही कार्य करता है। तो आइए जरा ध्यान से फिर से एक बार देखें कि भारत जो है एक संघात्मक राज्य है। भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, किंतु भारतीय संघवाद जो है वो अनेक प्रकार से विशिष्ट भी है, क्योंकि इसमें जो है समय आवश्यकता के अनुसार या अपने स्वरूप में संघवाद जो है या तो शिथिल हो जाता है या कठोर हो जाता है। शांति काल में संघवाद प्रभावी रहता है, तो आपातकाल में यह एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। केंद्र के अलग अलग राज्यों के साथ समयानुसार अलग अलग प्रकार के संबंध हो सकते हैं। भारत के संविधान ने एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की स्थापना की है। केंद्र और राज्य के संबंध के प्रत्येक क्षेत्र में केंद्र की प्रधानता है, यानी केंद्रीय शक्तियां जो हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रांतीय जो सरकारें हुआ करती थी वो केंद्र सरकार के अधीनस्थ संस्थाएं मात्र थी, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। केंद्रीकरण तो निश्चित रूप में अधिक प्रभावी दिखता है, फिर भी राज्यों की जो स्थिति है वो कोई नगर पालिकाओं जैसी नहीं है, वे भी अनेक दृष्टियों से प्रभावशाली हैं। तो राज्यों और केंद्र के समुचित सहयोग से ही भारत में जो शासन व्यवस्था चलाए जाने की आवश्यकता है, और ऐसा जो मंतव्य संविधान निर्माताओं ने किया भी था। लेकिन मतभेद इसलिए होते हैं कि प्रशासनिक और विधायी क्षेत्रों में तो फिर भी जो है संविधान के अंतर्गत उसका समाधान कर लिया जाता है, लेकिन वित्तीय मामलों में केंद्र राज्यों के मध्य बहुत ज़्यादा विवाद रहता है। और ख़ासकर जीएसटी के लागू होने के बाद तो यह जो है एक नई प्रकार की समस्या पैदा हो गई है। ये राज्य केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जितना हिस्सा करों में उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम ज़रा संक्षेप में देखें कि संविधान के भाग 12 में, है ना, अनुच्छेद 245 से 255 तक विधायी संबंधों की चर्चा हुई है, और भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेकर 300 तक जो है यह वित्तीय संबंधों की इसमें चर्चा की गई है।
और भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और आप ये जानते हैं कि ये 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं, एक तो संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है और इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जिनकी संख्या पहले तो 97 थी और अब 100 हो गई है। राज्य सूची पर सामान्य स्थिति में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभाओं को होता है और इसमें क्षेत्रीय महत्व के विषय शामिल है। जैसा मैंने कहा, पहले इसकी संख्या 66 थी लेकिन अब 61 हो गई है। समवर्ती सूची में जो उल्लिखित विषय होते हैं उसमें केंद्र राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन मतभेद की स्थिति में केंद्र का जो कानून होता है वह प्रभावी होता है। पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे लेकिन अब इनकी संख्या 52 हो गई है। तो ये शक्तियाँ जो बंटवारा हुआ है केंद्र राज्यों के मध्य, इसको देखकर ही पता चलता है कि केंद्र को शासन के अधिक महत्वपूर्ण विषय दिए गए हैं और उनकी संख्या भी ज़्यादा है। तो ये जो संघात्मक व्यवस्था है भारत की, वो उसमें केंद्र का प्रभुत्व है ना। लेकिन अगर हम तुलना करें दूसरे देशों में तो कनाडा के अनुसार भारत में लगभग ये संघवाद उसी के अनुसार है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर खासकर स्विट्ज़रलैंड की बात करें तो वहाँ पर है ना राज्यों पर जो है केंद्र निर्भर करता है, यानी राज्य ही उनको वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हैं। खैर, तो भारत में केंद्र राज्यों के जो संबंध हैं उसको बेहतर बनाने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के है ना आयोग गठित किए जाते हैं। इसमें उल्लेखनीय नाम है, एक तो प्रशासनिक सुधार आयोग का जो 1966 से 1969 के बीच यह गठित किया गया था। एक राजमन्नार समिति थी जो 1969 से 1971 के दौरान उसने कार्य करके कुछ जो है अपने कह सकते हैं सुझाव दिए थे। उसी तरह सरकारी आयोग है जो केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों को स्थापित करने के लिए 1983 से 1987 के बीच इसने कार्य किया था। और अभी हाल में 2007 से 2010 के मध्य पुंछी आयोग स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य केंद्र राज्य के मध्य जो तनाव है उसको दूर करना था। लेकिन मूलतः ये जो तनाव मैंने बताया वो इस कारण है कि शक्तियों का विभाजन तो केंद्र राज्य के मध्य हुआ है, लेकिन जो है केंद्र और उसकी व्यवस्थापिका को बहुत अधिक है ना शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और राज्यों की जो स्वायत्तता है उसमें जो है वो बड़ी प्रभावित होती है। तो अब ये तो सारी बातें हैं ही तनाव को लेकर, लेकिन चूंकि हमारा जो विषय है तनाव के कारण तो बहुत हैं। एक तो प्रशासनिक कारण भी है, जैसा अक्सर आप जानते हैं कि केंद्र राज्य जो है उनके मध्य अनुच्छेद 352, 356 को खासकर 356 को लेकर विशेष तनाव रहता है, जिसमें जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की जाती है। लेकिन ये तो एक है ना एक्सट्रीम पॉइंट हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे मामलों में केंद्र राज्यों के मध्य खासकर कोई नया कारखाना खोलना है या बिजली और सिंचाई के लिए पानी का विभाजन है राज्यों के मध्य, इस पर भी तनाव रहता है। नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर भी काफ़ी विवाद रहता है। तो इन मामलों में और ख़ासकर औद्योगिक विकास के मामलों में राज्य जो है केंद्र पर आरोप लगाते हैं कि वो जो है उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराते हैं। तो खैर, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है और इनके मतभेद के भी अनेक सुझाव दिए गए, लेकिन हम अभी फ़िलहाल इन विषयों पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो विषय है वह वित्त आयोग को लेकर है। तो हम वित्त आयोग के संदर्भ में देखें कि वित्त आयोग क्या कार्य करती है। वित्त आयोग जो है इसका मूल काम है केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों से प्राप्त आय होता है उस आय के बंटवारे के सिद्धांत का निर्माण करना और ख़ासकर उस सिद्धांत के अनुसार जो कुल आय होती है
उसका वितरण करने का जो है उसका वितरण करना, विभाजित करना कि किस राज्य को कितना पैसा मिलेगा। यानी पहले तो सिद्धांत निर्माण करना कि किन सिद्धांतों के आधार पर केंद्र राज्यों के मध्य जो कुल कर से प्राप्त आय है उसको कैसे आवंटित किया जाए, और फिर जो है किस राज्य का कितना हिस्सा होगा इसका निर्धारण करना। ये तो एक हम कह सकते हैं कि एक ब्रॉड इसका कॉन्सेप्ट है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। लेकिन चूंकि हम प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह एक प्रकार की संवैधानिक प्रशासनिक संस्था है जिसका निर्माण संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था, और इसके बारे में अनुच्छेद 281 में भी चर्चा हुई है इसके कुछ कार्यों और दायित्वों को लेकर। तो गठन तो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है, और ये एक, जैसा मैंने कहा, संवैधानिक संस्था है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ही इसकी रचना की गई है, और यह जो है एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। और जैसा मैंने कहा, अनुच्छेद 280(1) के तहत जो है वित्त आयोग की जो रचना है या गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और एक अध्यक्ष के साथ अन्य 4 सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 280(2) के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग के दायित्वों का निर्धारण करे और कौन कौन से सदस्य होंगे, है ना। वैसे तो अनुच्छेद 280 में इसके गठन की बात की गई। राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करते हैं। 280(2) के तहत है ना, संसद को अधिकार है कि वित्त आयोग के कार्यों का वह निर्धारण करता है। अनुच्छेद वित्त आयोग के सदस्यों की क्या अर्हताएँ होंगी, इसके संदर्भ में अधिनियम 1951 पारित किया गया था। यानी 1951 में केंद्र सरकार यानी केंद्रीय संसद के द्वारा सदस्यों के क्या योग्यताएं होंगी उसके आधार उसका निर्धारण अनुच्छेद 280 ही यह अधिकार देता है कि संसद निर्धारित करे कि सदस्यों की क्या अर्हताएँ होंगी। और इसी सिलसिले में 1951 में संसद ने अधिनियम पारित करके उसकी अर्हताएँ निर्धारित कर दी कि भाई ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो अध्यक्ष और सदस्यों का हो। तो अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लोक मामलों का ज्ञाता होता है, और जो सदस्य होते हैं उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता हो, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी हो, या उन्हें प्रशासन और वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान हो, या अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो। तो आज हमने ये जाना कि जो वित्त आयोग है वह एक संवैधानिक संस्था है, और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त है, आय है, करों से प्राप्त जो आय होता है उसका कैसे बंटवारा किया जाएगा। और ये चूँकि संवैधानिक संस्था है तो इससे क्या है, इसकी निष्पक्षता बढ़ जाती है, और जो यह सुझाव देता है यद्यपि वह बाध्यकारी तो नहीं होता, लेकिन उन सुझावों को सरकार मान लेती है। तो वित्त आयोग के जैसा मैंने कहा संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 280 के तहत इसका गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका मूल काम जो है केंद्र राज्यों के मध्य करों से प्राप्त आय के वितरण के सिद्धांत निर्धारित करना। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही, और बाद में और विस्तार से वित्त आयोग के कार्यों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।